Assalamualaikum everyone, hope you are doing good. So in this video we are starting our next chapter, that is chapter 4, that is cell and cells and tissue. तो जो है हम लोग ने लास्ट वीडियो में जो है हम लोग ने बायोडाइवर्सिटी उसको जो है कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम लोग का जो है सेल एंड टिश्यू जो है चैप्टर हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सही है, तो ये जो हमारे पास जो है मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जो है हम लोग जो है पढ़ रहे ही होंगे सेल एंड टिश्यू में, जो कि इतनी मुश्किल नहीं है, ईजी है, आराम से हो जाएंगे। सही है, तो आज जो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ बेसिकली माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बारे में तो हमें पता ही है कि माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या होता है कि मतलब कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, या हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम लोग को जो है उनको नेकेड आई से जो है नहीं देख सकते। तो माइक्रोस्कोप जो है बेसिकली हम लोग माइक्रोस्कोप को यूज़ कर रहे होते हैं जो हमारे पास छोटे छोटे माइन्यूट, जो हमारे पास बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको देखने के लिए जो है उनको सही से उनकी एक इमेज, प्रॉपर इमेज बनाने के लिए, जो उनको इंटरनल ऑर्गेन्स को स्टडी करने के लिए हम लोग जो है माइक्रोस्कोप का जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है, तो माइक्रोस्कोप की क्या स्टोरी है। तो माइक्रोस्कोप जो हमारे पास है जेस्टेरियस से जेंसिन इज जनरली बिलीव टू बी फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर टू इन्वेंट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन 1590। It was simply a tube with lenses at each end and its magnification ranged from 3x to 9x, जो कि बहुत कम है। तो हमारे पास जेस्टेरियन जेंसिन हमारे पास जो है पहले जो हमारे पास क्या थे, इन्वेस्टिगेटर थे, जिनको माना जाता है कि वो जो हमारे पास पहले इन्वेस्टिगेटर जिन्होंने हमारे पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या किया था, इन्वेंट किया था 1590 में। इनकी मतलब जो माइक्रोस्कोप था इसकी पावर तो मतलब बहुत ज़्यादा कम थी, 3x लेकर 9x तक थी। तो मतलब इससे जो है मतलब जो बहुत छोटे छोटे जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी पावर जो है 3x से लेकर जो है मतलब इसकी मैग्नीफिकेशन और उसके लेंसेज की जो हमारे पास वो थी कैपेबिलिटी, वो जो है 3x से लेकर 9x तक की थी। सही है, इसको जो किसने जो है वो इन्वेंट किया था, जेस्टेरियन जेंसिन ने। सही है, रॉबर्ट हुक had improved his version of the compound microscope to observe organism. Microscope are instruments designed to produce magnified visual or photographic image of subject too small to be seen with the naked eye. There are two parameters especially important microscope: magnification and resolution. अच्छा, जो हमारे पास है जेस्टेरियन जेंसिन के बाद जो हमारे पास जो रॉबर्ट हुक आए थे, जिन्होंने जो हमारे पास इस माइक्रोस्कोप की जो मतलब हमारे पास वर्जन था इस माइक्रोस्कोप का, उसको जो इम्प्रूव किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ताकि जो है हम लोग जो है जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कर सकें, ऑब्जर्व करें। तो बेसिकली हमारे पास जो जेस्टेरियस जेंसिन थे, ये पहले हमारे पास जो है इन्वेस्टिगेटर थे जिन्होंने जो है माइक्रोस्कोप का आइडिया दिया था। और हमारे पास जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने हमारे पास क्या किया था, उसको जो है मतलब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसको मजीद जो है क्या किया था, इम्प्रूव किया था उसके वर्जन को। तो माइक्रोस्कोप हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जो है हम लोग जो है जो हमारे पास जो बहुत छोटे छोटे जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। माइक्रोस्कोप के हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, एक क्लियर और एक जो है मतलब विजुअल जो है इमेज फॉर्म करेंगे। हमारे पास जो है दो क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। पहले हमारे पास क्या होता है, मैग्नीफिकेशन, एंड द सेकंड इज रिजोल्यूशन। तो पहले हमारे पास है मैग्नीफिकेशन। द इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन बाय कंबाइनिंग अ नंबर ऑफ लेंसेज इन करेक्ट मैनर। A microscope can be produced that will yield very high magnification values. अच्छा, बेसिकली मैग्नीफिकेशन हमारे पास होता क्या है, मैग्नीफिकेशन में हम लोग जो है स्टडी कर रहे होते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन में हम लोग जो है जो मतलब जो हमारे पास जो है किसी इमेज को मैग्नीफाई करना, मतलब इमेज को जो उसकी जो पिक्चर, उसका जो साइज़ है उसको लार्ज करना, इनलार्ज करना इमेज को, वो जो हमारे पास क्या कहलाती है, मैग्नीफिकेशन कहलाती है। इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं कि हम लोग जो है जो हमारे पास लेंसेज होते हैं उनको कंबाइन करके उनको करेक्ट मैनर में जो हम लोग सेट करके जो है इसको कर रहे होते हैं। माइक्रोस्कोप कैन बी प्रोड्यूस दैट विल यील्ड वेरी हाई मैग्नीफिकेशन वैल्यू। सही है, उसके बाद हमारे पास रिजोल्यूशन। द रिजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ स्पेसिमेन that still be distinguished as two separate object. It helps to measure clarity of object. अच्छा, हमारे पास रिजोल्यूशन जो होता है ना, वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास जो है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में ऑन स्पेसिमेन। स्पेसिमेन हमारे पास क्या होता है जिसको हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सही है, दूसरा ये जो हमारे पास रिजोल्यूशन किस में हेल्प करता है, हमारे पास जो है किसी इमेज को जो है क्लियर दिखाने में हेल्प करता है। अब जैसे कि हमारे पास हमने किसी इमेज को जो है मैग्नीफाई कर लिया, लेकिन उसका जो है उसको क्लियर भी तो होना उसका लाजमी है ना। अगर हम उसको सही से देखना चाहते हैं तो उसका क्लियर भी तो होना लाजमी है ना। अगर वो जो है हम उसको मैग्नीफाई कर लें, अगर वो जो क्लियर नहीं होगी तो क्या फ़ायदा उस इमेज का, उसमें समझ कुछ नहीं आएगा। तो रिजोल्यूशन जो क्या करती है कि इमेज को क्लियर करती है। सही है, तो ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन, रिजोल्यूशन हमारे पास क्या कर दो आ गए जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है होते हैं किसके लिए, माइक्रोस्कोप के लिए। तो ये दूसरा हमारे पास है, बोथ मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट अ क्लियर इमेज पिक्चर ऑफ समथिंग लेस देन 0.1. For example, if a microscope has a high magnification but low resolution, all you will get
इट्स अ बिगर वर्जन ऑफ इमेज ऑफ अ ब्लरी इमेज। अच्छा हमारे पास जो क्या होगा कि अगर जैसे कि हमारे पास, जैसे मैंने ऊपर बताया कि हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन दोनों जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अगर जैसे कि हमारे पास जो कोई भी जो है कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है या कोई भी हमारे पास पार्टिकल है, उसका साइज जो है 0.1 से जो है नीचे है, सही है। तो उसमें हम लोग जो किसको यूज़ कर रहे होते हैं, माइक्रोस्कोप को यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर हमारे पास जो कोई माइक्रोस्कोप है जिसकी मैग्नीफिकेशन तो बहुत अच्छी है, हाई मैग्नीफिकेशन का, लेकिन उसकी रिजोल्यूशन जो वो हमारे पास क्या है, लो है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास पिक्चर तो बढ़िया आएगी, लेकिन हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो इमेज होगी वो हमारे पास ब्लर आएगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पिक्चर बड़ी हो, इमेज ब्लर हो, तो कुछ समझ नहीं आएगा, सही है। लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देयर आर टू माइक्रोस्कोप आर यूज इन माइक्रोस्कोप, दैट इज लाइट माइक्रोस्कोप LM एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप EM। तो हमारे पास जो दो माइक्रोस्कोप होते हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, पहले हमारे पास होता है लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सही है। तो जो हम लोग जो पहले लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर रहे होते हैं, द मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज फॉर्म बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ पावर्स ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा हमारे पास जो है, जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती है वो किस तरीके से बनती है कि हम लोग जो पावर जो आई पीस होता है उसका और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसको जो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अच्छा हमारे पास में ये वाले लेंस इस्तेमाल हो रहे होते हैं, सही, लाइट माइक्रोस्कोप। अब इनका जो है और अच्छा वर्जन आ गया है, सही है। तो ये हमारे पास ये सारी पिक्चर्स हैं जो कि लाइट माइक्रोस्कोप से देखी गई हैं, सही, ये सारी पिक्चर। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता क्या है कि हमारे पास जो वो होती है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हमारे पास से जो लाइट, मतलब इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास जो लाइट होती है ना, वो स्पेसिमेन जो होता है, मतलब स्पेसिमेन जो मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग जो है ऑब्जर्व कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप में, उसमें से क्या होती है, उसमें से लाइट पास हो रही होती है। जब उसमें से लाइट पास हो रही होती है तो हमें जो उस तरीके का जो है क्या दिखती है, पिक्चर नजर आती है। मतलब लाइट पास हो रही होती है तो हमें जो है अंदर मतलब जो एक स्ट्रक्चर होता है वो हमें अच्छे से नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास लाइट एक तरह से स्पेसिमेन से पास हो रही होती है, सही है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफर फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप बट दैट दे प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ ए स्पेसिमेन बाय यूजिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स rather than a beam of light. Electrons have a much shorter wavelength than visible light. अच्छा हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हमारे पास डिफरेंट होता है बहुत ज़्यादा लाइट माइक्रोस्कोप से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हमारे पास जो है, जो हमारे पास मतलब जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन की जो वो होती है बीम, उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब हमारे पास जो बीम ऑफ लाइट होती है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, उसको जो हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसमें ये जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो वो होता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है देन विजिबल लाइट, मतलब विजिबल लाइट से उनकी जो वो होती है वेवलेंथ वो बहुत छोटी होती है। एंड दिस अलाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस हायर रिजोल्यूशन इमेजेस देन स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप। और इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो पिक्चर होती है ना, वो और अच्छी रिजोल्यूशन की हमारे पास जो हाई रिजोल्यूशन की क्या होती है, मिलती है, सही। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू एग्जामाइन not just whole cell but also a subcellular structures and compartment within them. A whole सेल कैन नॉट बी इमेज। अच्छा हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं दिखाता, हमारे पास जो स्ट्रक्चर के अंदर सब सेलुलर, मतलब हमारे पास सिर्फ सेल नहीं दिखाता, हमारे पास सेल के अंदर जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनके अंदर जो कंपार्टमेंट होते हैं उसको भी दिखा रहा होता है। हमारे पास जो है जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो हमारे पास सिर्फ सेल को दिखा रहा होता है, सही है। लेकिन हमारे पास जो वो होता है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो सेल को तो दिखा रहा होता है लेकिन साथ साथ जो है वो उसके सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को भी दिखा रहा होता है, सही है। इसके अलावा जैसे कि ये देखो हमारे पास जो बिल्कुल मतलब कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है, मतलब सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी हमारे पास नज़र आ रहा है, सही है। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ अ रिजोल्यूशन एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर एंड मैग्निफिकेशन अप टू 250,000 टाइम्स। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन होती है वो जो हमारे पास क्या होती है 0.2 नैनोमीटर से जो है एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर तक होती है। उसके अलावा उसकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो 250,000 टाइम्स होती है, सही है। उसके अलावा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स होती हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगर हम जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, माइक्रोस्कोपी इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव बैक एंड फोर्थ across the surface of cell or tissue creating a detailed image of that 3D surface in transmission electron। अच्छा हमारे पास जो ट्रांसमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स के जो बीम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो हमारे पास जो टू बैक एंड फोर मोशन में जो है मूव कर रहे होते हैं जो हमारे पास सेल का जो सरफेस होता है उसमें और टिश्यूज़ में, और क्या करते हैं कि हमारे पास एक डिटेल्ड और 3D जो है सरफेस बनाते हैं, जो हम लोग जो भी स्पेसिमेन जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसका जो है एक डिटेल और जो 3D सरफेस बना रहे होते हैं, सही है। उसके अलावा हमारे पास इन ट्रांसमिशन
In transmission electron microscopy, in convex, the sample is cut into extremely thin slices before imagining, and the electron beam passes through the slice rather than skimming over its surface. Transmission electron microscope is often used to obtain detailed image in. अच्छा, हमारे पास जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि हमारे पास जो कोई भी हम लोग सैंपल या कोई भी हम लोग ऑर्गेनिज्म, कोई भी पार्टिकल हम लोग जो है ऑब्जर्व करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले थिन स्लाइस में कट करते हैं, इसलिए ताकि हम लोग जो है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं वो हमारे पास जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनकी डिटेल एक इमेज जो है वो फॉर्म कर रहा होता है, तो उसकी वजह से उसको थिन स्लाइस में कट करते हैं और फिर उसके बाद उसको उसमें जो ऑब्जर्व करते हैं, तो ये जो हमारे पास एक जो बिल्कुल डिटेल इमेज जो फॉर्म कर रहा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स के जो कि सेल्स में होते हैं। सही है। उसके बाद हमारे पास जो हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी पढ़ते हैं। अच्छा, बेसिकली इसमें हमारे पास ये बात की हुई है कि हमारे पास जो एंशिएंट ग्रीक होते हैं, ग्रीक से, वो हमारे पास फर्स्ट टू मेक कंपैरेटिव अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज द डेटा ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, मतलब वो हमारे पास पहले जो हमारे पास जो नेचुरल वर्ल्ड है उसका जो है क्या किया था, एक डेटा ऑर्गेनाइज किया था। सही। तो इसमें जो है ये बात है कि पहले ये बात कही जाती है, माइक्रोस्कोप से पहले ये बात कही जाती है कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है एक दूसरे से कुछ जो है स्ट्रक्चर में जो है मतलब वो जो होते हैं स्ट्रक्चर में जो क्या कर रहे होते हैं कि अपने कुछ जो है फंडामेंटल कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मतलब जो एक दूसरे शेयर कर रहे होते हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें सिमिलर होती है जो कि जो ऑर्गेनिज्म आपस में शेयर कर रहे होते हैं। तो अब किसी को ये नहीं पता होता कि माइक्रोस्कोप से पहले ये नहीं पता होता कि क्या मतलब जो है ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि जो है सारे ऑर्गेनिज्म आपस में शेयर कर रहे होते हैं। तो माइक्रोस्कोप जो हमारे पास इन्वेंट हुआ था उसके बाद हमारे पास जो पता चलता है कि हमारे पास सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास क्या होता है, सेल होता है जो कि जो है सब में सेम होता है, और जो है सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में जो है शेयर कर रहे होते हैं इस सिमिलैरिटी को, कि सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, सेल होता है जो कि आपस में शेयर कर रहे होते हैं। सही। तो हमारे पास बाकी चीज़ें हैं जो कि आप लोग MCQ के लिए पढ़ लेगा। सही है। उसके बाद हमारे पास आता है सेल थ्योरी। अच्छा, सेल थ्योरी हमारे पास क्या होती है, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द बायोलॉजी इज दैट सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज नोन एज अ सेल थ्योरी एंड वाज प्रपोज्ड जॉइंटली बाय टू साइंटिस्ट इन 1839, अ बेल्जियन बॉटनिस्ट एंड द शेल्डिन एंड जर्मन जियोलॉजिस्ट कॉल्ड शॉन। तो हमारे पास सेल थ्योरी क्या है, हमारे पास सेल थ्योरी ये होती है कि हमारे पास जो सेल है वो हमारे पास जो है बेसिक जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे पास सेल थ्योरी कहलाती है। और इसको जो है प्रपोज करने वाले जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया था 1839 में, पहले हमारे पास बेल्जियन के साथ बॉटनिस्ट इनका नाम शेरलिन था, दूसरा हमारे पास जर्मन जियोलॉजिस्ट इनका नाम शॉन था। सही है। In 1855, Rudolf Virchow, a German physician, proposed an important extension of cell theory that all living cells arises from pre-existing। अच्छा, हमारे पास जो रूडोल्फ विर्चो थे इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी को मजीद एक्सटेंड किया था, मतलब उसमें मजीद अपने पॉइंट जो है पोस्टुलेट जो है क्या किए थे, उन्होंने ऐड किए थे। उसमें क्या थे, हमारे पास ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ से वन और मोर सेल्स। उन्हें वो होता है कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हैं। दूसरा उन्हें बोलता था सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा उन्हें बोलता कि सेल जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर था और फंक्शन था सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो कि हमारे पास जो पहले से प्रपोज हुई हुई थी ये बात। दूसरी हमारे पास ये बात थी कि द न्यू सेल इज ड्राइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइडिंग इनटू टू सेल्स बाय डिवीजन। तो तीसरी में बात ये गई थी कि जो हमारे पास जो न्यू सेल्स हैं वो किस तरीके से मतलब बनते हैं, वो हमारे पास जो प्री एग्जिस्टिंग जो हमारे पास पहले से जो सेल जो है मौजूद होते हैं उनसे जो डिवाइड होकर हमारे पास न्यू सेल्स आते हैं। सही है। दूसरा हमें चौथा ये पोस्टुलेट दिया था, द सेल्स कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल विच इज पास फ्रॉम जनरेशन जनरेशन। हमारे पास जो सेल में जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो एक जनरेशन है दूसरे जनरेशन में जो क्या होता है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। सही है। उसके लिए हमारे पास जो सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स आते हैं। अच्छा, हमारे पास जो इन्होंने ये बात की थी रॉब विचो ने कि हमारे पास जितने भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है एक या एक सेल से ज़्यादा बने होते हैं। तो उसके बाद ये बात उठी थी कि अगर ऐसा है तो हमारे पास जो वो होते हैं वायरसेस होते हैं, प्रिवियंस होते हैं, वायरस होते हैं, ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सेल नहीं होता है, इनके ये जो सेल से कंपोज नहीं होते। ये बात हमने ऊपर पढ़ी थी जब हम जो है कौन सा चैप्टर पढ़े थे, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 ही पढ़े थे, चैप्टर नंबर 2 ही पढ़े थे हम लोग, मैं उसका नाम भूल गई। तो उसमें हम लोग यही पढ़े थे कि हम लोग से जो वायरसेस होते हैं उसका हम लोग जो है उसमें नहीं रखते,
जो हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसमें हम लोग नहीं रखते, क्योंकि उनके वो सेल से नहीं बने होते। सही है, तो हम लोग जो उसमें जो है हम लोग उनको यूकेरियोट्स या प्रोकैरियोट्स वगैरह में नहीं रखते होते। सही है, तो जो है हम लोग ने जो है ये बात की थी। तो जो है इसमें यही सवाल उठता है कि अगर जो है सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हुए होते हैं, हमारे पास वायरसेस, प्रिवियंस और वाइयोट्स ये हमारे पास जो है सेल से कंपोज नहीं होते। ये जो है ए सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं। सही है, इनके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी नहीं हो रही होती। लेकिन हाँ, ये कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं, जैसे कि ये जो है डिवाइड होते हैं, इंक्रीज इन नंबर, मतलब अपने ये जो खुद को डिवाइड करते हैं, कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक जो, और जो अपने जो कैरेक्टर्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सकते हैं। तो ये एक सिमिलैरिटी होती है जो कि जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है क्या कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑर्गेनिज्म एंड ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। Cells are can either be prokaryotic or eukaryotic. Eukaryotic cells have a proper nucleus and a membrane-bound organelles. Plant and animal cells are eukaryotes. Plant cells are generally a cubical shape, while animal cells are usually spherical. Plant cells and animal cells have evolved different organelles to perform स्पेसिफिक फंक्शन। अच्छा, हमारे पास जो सेल्स होते हैं ना, जो हम ऊपर यही बात बार रिपीट हुई कि चाहे हमारे पास जो बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेसिक एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दूसरा ये कि हमारे पास जो जितनी भी टिश्यू ऑर्गन्स हो गए जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो हमारे पास सेल से कंपोज होते हैं। सही है, दूसरा हमारे पास ये है कि देयर आर टू टाइप, हमारे पास जो है सेल्स की दो टाइप्स होती है। पहले हमारे पास यूकेरियोटिक सेल होते हैं, दूसरा हमारे पास जो है कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। जो हमारे पास यूकेरियोटिक सेल होते हैं उनके पास जो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, और जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास जो हमारे पास जो है वो नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। जो हमारे पास प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो हमारे पास यूकेरियोटिक सेल के बने हुए होते हैं। प्लांट्स के जो हमारे पास सेल होते हैं वो जनरली हमारे पास क्यूबिकल शेप के होते हैं, और जो एनिमल्स के सेल होते हैं वो हमारे पास जो किसके स्फेरिकल शेप के होते हैं। सही है, और जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गेन्स टू परफॉर्म, और जो है इनमें हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गेन्स होते हैं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल। जो हमारे पास जो एक्टिविटी है वो हमारे पास सेल पर डिपेंड नहीं करती। सही है, एनर्जी फ्लो occurs in cells through the breakdown of carbohydrates by respiration. Cells contain the information necessary for the creation of new cells. This information is known as hereditary information and is contained। अच्छा, हमारे पास सेल जो हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी होती है वो जो इंडिपेंडेंट होती है सेल से, मतलब उसमें सेल का कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है एनर्जी फ्लो जो कि सेल में हो रही होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे पास किस तरीके से हो रही होती है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेकडाउन हो रहे होते हैं। तो हमारे पास जो है मतलब रिस्पायरेशन के थ्रू जो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ब्रेकडाउन हो रही होती है। तो हमारे पास जो एनर्जी जो हमारे पास क्या होती है, रिलीज हो रही होती है। सेल में जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमारे पास जो न्यू सेल्स को जो है क्रिएट कर रही होती है, और इस इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर रहे होते हैं, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, एंड इज कंटेन्ड विद इन द डीएनए जो कि हमारे पास डीएनए में होती है। द कॉन्टेंट्स ऑफ सेल्स फ्रॉम सिमिलर स्पीशीज आर बेसिकली सेम। जो हमारे पास सिमिलर स्पीशीज का जो कॉन्टेंट होता है ना सेल में वो हमारे पास सेम ही होता है। जैसे कि हम मेरा सेल है और किसी और ह्यूमन के सेल है वो सेम ही होंगे, उसमें मतलब डिफरेंट नहीं होंगे वो। सही, तो हमारे पास जो सिमिलर स्पीशीज के सेल्स होंगे वो हमारे पास उनके पास कंटेंट क्या होगा, सेम होगा। सही है, उसके बाद हमारे पास जो कंपैरिजन आता है वो क्या नाम, उसके बाद जो हमारे पास कंपैरिजन आता है प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोटिक सेल में। तो हमारे पास यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में ये डिफरेंस होता है कि हमारे पास जो यूकेरियोटिक सेल होते हैं उनमें जो है हमारे पास प्रॉपर जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है प्रॉपर उनके पास। दूसरा हमारे पास जो है इनको हम क्या कह रहे होते हैं, यूकेरियोटिक सेल होते हैं उनके पास जो मेम्ब्रेन बाउंडेड जो न्यूक्लियस होता है। सही, दूसरा हमारे पास यू मीन्स होता है ट्रूली, वेल और ट्रूली। बाकी जो हमारे पास कैरियन में मीन्स होता है कर्नल और न्यूक्लियस। सही है, दूसरा हमारे पास ऑर्गेनिज्म हु सेल्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड और न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और वो सेल जिनके पास जो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता उसका हम क्या कह रहे होते हैं, प्रोकैरियोट्स। प्रो मीन्स बिफोर। ओके, ये हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल का जो है क्या है, स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारे पास ये कंपेरिजन आ गया प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक का। ये हमारे पास जो है इसमें हमारे पास प्रोकैरियोटिक में हमारे पास बैक्टीरिया आ गया, सारे बैक्टीरिया। यूकेरियोटिक में हमारे पास एनिमल और प्लांट्स आ गए। न्यूक्लियस हमारे पास जो मेम्ब्रेन नहीं होती, ऊपर ही हमने पढ़ा कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। यूकेरियोटिक में हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। इसमें 1 but 2 क्रोमोसोम्स इसमें मोर है, मतलब एक क्रोमोसोम इनके पास एक होता है लेकिन वो क्या होता है, क्यू होता है, वेल क्रोमोसोम होता है। दूसरा हमारे पास इनके पास जो है एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। ये हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं प्रोकैरियोट्स, और ये हमारे पास यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। हमारे पास इसमें जो है 2 मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम और प्रोक्सिसोम या इसमें एब्सेंट होते हैं और इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं। एब्सेंट की स्पेलिंग अलग है।
जैसे हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हमारे पास जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, या मतलब बहुत बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो किसी किसी में पाए जाते हैं। और जो है यूकेरियोट में हमारे पास जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रिटिकुलम जो हमारे पास यूकेरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में सॉरी नहीं होता है, यूकेरियोट्स में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता और इसमें होता है। मतलब हम लोग किसकी बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स की। राइबोसोम जो हमारे पास जो है इनके छोटे होते हैं, 70 राइबोसोम होते हैं जो हमारे पास छोटे होते हैं, और ये हमारे पास जो 80 वाले राइबोसोम होते हैं जो कि हमारे पास जो यूकेरियोट्स में बड़े होते हैं। गोल्गी अपैरेटस एब्सेंट, प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज यूजुअली नो, यस। उसके अलावा परमिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट प्रेजेंट। सिलेक्टिव परमिलिटी होती है हमारे पास, सही है, ये हम पढ़ेंगे अभी। वैक्यूल्स हमारे पास जो है एब्सेंट होता है, उसमें जो है प्रेजेंट होता है, सही है। मतलब जो हमारे पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है हमारे पास जो है क्या होता है, परमिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन हमारी सिलेक्टिव परमिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की। मतलब किसी किसी को ये आने दे रहा होता है, सही। मतलब हर कोई जो हमारे पास सेल के अंदर एंटर नहीं हो रहा होता, सही है। वैक्यूल्स हमारे पास जो है प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है और यूकेरियोट में प्रेजेंट होता है। सेल साइज जो हमारे पास 1 से लेकर 10 नैनोमीटर होता है, उसमें हमारे पास 1 से लेकर 1000 माइक्रोमीटर, सॉरी नैनोमीटर बोलिए, माइक्रोमीटर होता है, सही है। और सेल साइज जो है यूकेरियोट का क्या होता है, 1 से लेकर 1000 माइक्रोमीटर। फ्लैजेला सब माइक्रोस्कोपिक इन साइज, कंपोज ऑफ ओनली 1 फाइबर, माइक्रोस्कोपिक इन साइज, मेम्ब्रेन बाउंडेड, ओके। उसके अलावा हमारे पास आता है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा, हमारे पास जो है कुछ डिफरेंसेस जी है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में, सही है। इसमें हमारे पास जो एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स जो है नहीं होता, और प्लांट सेल में हमारे पास जो है ऑलमोस्ट प्लांट सेल्स कंटेन प्लास्टिड्स, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और जो ल्यूकोप्लास्ट, सही है। उसके अलावा जो हमारे पास इसमें सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल्स में प्लांट सेल में होती है। हैफाइजिड सेलुलर सेल वॉल इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव प्लास्मोडेस्माटा और पिट्स कंटेन प्लास्मोडेस्माटा और पिट्स, सही है। फ्यू वैक्यूल्स, कुछ वैक्यूल्स पाए जाते हैं, सही है। अगर होते हैं तो कुछ वैक्यूल्स होते हैं, सही है। प्लांट सेल में हमारे पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स फिल्ड विद द सेल सेप इन मैट्यूसस। न्यूक्लियस इज जनरली फाउंड एट द सेंटर ऑफ द cytoplasm. Nucleus is found near the edge of periphery of the meiosis. Animal cells possess lysosomes which contain enzymes that digest cellular macromolecules. Plant cells rarely contain lysosomes as the plant vacuole handle molecular degradation. Animal cells contain these cylindrical structures that organize the assembly of microtubules during cell division. Plant cells do not typically contain centrioles. So ये जो हमारे कुछ डिफरेंसेस है, बाकी जो है तो यहीं तक के जो है हम अपना जो है लेक्चर एंड करते हैं। बाकी जो है कल से जो है जो दूसरा लेक्चर आएगा वहाँ से जो है सेल वॉल से शुरू करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।